सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। 28 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में, जो हमारे आने वाले एग्जाम IAS, PCS, NDA, CDS, SSC और अन्य सभी वनडे एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को सबसे बेहतर अलग अंदाज में डेली करंट अफेयर्स के लिए। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा सोयूज मिशन से संबंधित कौन सा विकल्प है सही है। जापान का मंगल ग्रह के लिए भेजा गया एक मिशन है सोयूज मिशन, या रूस का अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया एक मिशन है, या जिस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रूस ने भेजा है उसमें अंतरिक्ष में लोगों को स्थापित करना है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। पहली बात तो जापान ने मंगल ग्रह के लिए सोयूज मिशन को नहीं भेजा है, और ना ही रूस ने अंतरिक्ष में लोगों को स्थापित करने के लिए भेजा है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, रसिया ने सोयूज मिशन को तो भेजा है लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन से अपने लोगों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए भेजा है, ना कि स्थापित करने के लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि रूस ने अब सोयूज मिशन को अंतरिक्ष स्टेशन में अपने लोगों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए भेजा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक लिक्विड पदार्थ का लीक हो जाने के कारण उसमें उपस्थित लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, और इसे देखते हुए रसिया ने अंतरिक्ष स्टेशन से अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए तथा उसमें संबंधित खराबियों को सुव्यवस्थित करने के लिए सोयूज मिशन को लॉन्च किया है, इसलिए सुर्खियों में था। अब साथियों अगर हम बात करें अंतरिक्ष स्टेशन की, तो सबसे पहले हम बता देते हैं अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में कि अंतरिक्ष स्टेशन को हम ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट जो है हमारा में स्थापित है, और इस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को साथियों दुनिया की 4 प्रमुख संस्थाओं ने मिलकर स्थापित किया था 1988 में। जी हाँ, क्षमा चाहते हैं 1998 में, 1998 में सबसे पहले दुनिया के 4 प्रमुख अंतरिक्ष संस्थानों ने मिलकर 1998 में सबसे पहले स्पेस स्टेशन का प्रस्ताव के लिए एक फ्रीडम प्रस्ताव हुआ था। उस पर बैठक हुई थी, उस पर बातचीत हुई थी, वहां से निकल के आया। तो 1998 में स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव के बाद नासा, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एसोसिएशन, जो अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है, इसके अलावा रोसकॉसमोस जो रसिया का एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी, जिसको हम शॉर्टकट में रोसकॉस के नाम से जानते हैं, और CSA यानी कनाडियन स्पेस एजेंसी जो कनाडा का स्पेस एजेंसी है, और इसके अलावा साथियों JAXA यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, और कनाडा का कनाडियन स्पेस एजेंसी, रशिया का रशियन फेडरेशन स्पेस एजेंसी, नासा यानी अमेरिका का नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, और इसके अलावा साथियों UAE का यानी यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस एजेंसी है। इन सभी ने मिलकर 1998 में फ्रीडम प्रस्ताव पे सिग्नेचर किया, स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव पे, जिसके तहत 2 नवंबर सन 2000 को पहली बार स्पेस स्टेशन को स्पेस यानी अंतरिक्ष में भेजा गया। अब इसी स्पेस स्टेशन में लीक हो गया है एक पदार्थ, जिससे रसिया ने अपने लोगों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए सोयूज मिशन को लॉन्च किया है। तो इसलिए सुर्खियों में था साथियों सोयूज मिशन। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों, ये दूसरा सवाल है हमारा, कि सुर्खियों में रहा विधि आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले बता दूं कि सुर्खियों में विधि आयोग क्यों है, क्योंकि विधि आयोग जो हमारा है 22वां विधि आयोग, इसका अब कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया गया साथियों? तो 31 अगस्त 2024 तक। जी हाँ, 31 अगस्त 2024 तक लगभग 1.5 वर्ष के लिए
22वें विधि आयोग का कार्यकाल केंद्रीय कमेटी के द्वारा, जो कैबिनेट समिति हमारी है केंद्रीय कैबिनेट कमेटी, उसके द्वारा अब 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसलिए विधि आयोग चर्चा में है। अब आपको बताना है कि विधि आयोग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। पहला, कि स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। पहला ऑप्शन साथियों गलत है। स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की स्थापना 1950 में नहीं बल्कि 1955 में हुआ था। तो सबसे पहले स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुआ था। दूसरा ऑप्शन हमारा ये कहता है कि सी राजगोपालाचारी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जी नहीं, MC सीतलवाड़ साहब, MC सीतलवाड़ जो फॉर्मर जज थे यानी पूर्व न्यायाधीश MC सीतलवाड़ साहब 1955 यानी स्वतंत्र भारत में स्थापित हुए विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तीसरा ऑप्शन कहता है हमारा सी कि विधि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जी नहीं, विधि आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है साथियों वो 3 साल के लिए किया गया है। अब हमारा चौथा ऑप्शन है वो कहता है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की स्थापना 1950 में नहीं 1955 में हुई थी। सी राजगोपालाचारी देश के प्रथम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के, विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़ और विधि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं 3 वर्ष होता है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। थोड़ा संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं विधि आयोग के बारे में। दरअसल सबसे पहले बात करूं साथियों तो 1833 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया और इसी अधिनियम के द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1834 में विधि आयोग की स्थापना की बात की गई लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। लॉर्ड मैकाले जिसका नाम आपने अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत के लिए जाना, जिसका नाम आपने IPC यानी इंडियन पेनल कोड के लिए जाना। तो एक तरीके से विधि स्थापना के लिए 1934 में सबसे पहले विधि सदस्यों की बात की गई जो लॉर्ड मैकाले बना। बाद में हम पाते हैं जब भारत शासन अधिनियम 1858 आता है उसके अंतर्गत एक विधि आयोग की स्थापना की जाती है और पहला जो विधि आयोग बना था साथियों तो उसमें केवल 4 सदस्य थे। दूसरी बार जब 1853 में विधि आयोग दूसरा विधि आयोग अस्तित्व में आता है उसमें साथियों उनकी संख्या बढ़ के हो जाती है 8। सबसे पहले विधि आयोग की बात कर रहा हूं कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत इसमें बदलाव किए गए। बदलाव ये हुआ साथियों कि 3 प्रमुख न्यायालयों के गठन की बात की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई थी द्वितीय विधि आयोग के द्वारा, एक सदर न्यायालय की बात की गई थी, एक निजामत न्यायालय की बात की गई थी। तो कुल मिला के जो तीसरा विधि आयोग था और चौथा विधि आयोग अस्तित्व में आया उनके द्वारा एक तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक खाका तैयार किया गया। जिसके बाद हम पाते हैं कि 1862 में क्या होता है कि भारतीय उच्च न्यायालयों के लिए एक विधि पारित की जाती है जिसके तहत आप सभी को पता है कि कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का गठन होता है। और स्वतंत्रता के पश्चात साथियों 1955 में भारत सरकार के द्वारा पूर्व अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग की स्थापना होती है। साथियों हम क्षमा चाहते हैं वहां पे हमने पूर्व जज बोल दिया। पूर्व अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़ साहब, उनके नेतृत्व में पहले विधि आयोग का गठन हुआ। और जो विधि आयोग है साथियों ये एक गैर संवैधानिक निकाय है और ये भारत सरकार में विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन आता है। इस समय हमारे जो विधि और न्याय मंत्री हैं वो है किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू साहब विधि मंत्री हैं, जबकि राज्य विधि मंत्री की बात करूं तो प्रोफेसर SP सिंह बघेल साहब हैं। और प्रेजेंट टाइम में 22वां विधि आयोग चल रहा है और इसका कार्यकाल 1.5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है साथियों, यानी 31 अगस्त 2024 तक। और इस समय 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो इस समय सेवानिवृत्त हैं उन्हें बनाया गया है 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष, जिन्होंने नवंबर 2022 में
अपना स्थान ग्रहण किया था। तो ये था साथियों विधि आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब तीसरा सवाल है कि सुर्खियों में रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। दरअसल सीबीआई सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अभी आपको पता है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया जी को सीबीआई ने शराब आवंटन घोटाले में गिरफ्तार किया है और वो इस समय न्यायिक हिरासत में है। तो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी को, जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो इसलिए सुर्खियों में सीबीआई। तो आपको बताना है कि सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। भारत शासन अधिनियम, पहला ऑप्शन है साथियों कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सीबीआई की स्थापना हुई थी। यह ऑप्शन आपका गलत है, यानी असत्य की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन हमारा असत्य है। दूसरा देखते हैं क्या भी असत्य है। सुकुमार सेन इसके पहले महानिदेशक थे, यह भी असत्य है क्योंकि प्रथम निर्वाचन जो अधिकारी थे, निर्वाचन आयुक्त जिसको आप कहते हो, वो थे सुकुमार सेन साहब, पहले सीबीआई के डायरेक्टर नहीं थे। सीबीसी एक्ट 2003 के तहत इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जी नहीं साथियों, सीबीसी एक्ट 2003 के तहत सीबीआई के जो डायरेक्टर का कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष होता है। लेकिन हम बाद में पाते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2021 में कोविड के समय एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके बाद इनका कार्यकाल बढ़ा के 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। सीबीसी और सीबीआई दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था, लेकिन सीबीसी एक्ट 2003 के तहत इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है। तो दूसरा भी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। तो अब तक आप पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन आपका गलत है कि सीबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत नहीं हुई थी, ना ही सुकुमार सेन सीबीआई के प्रथम महानिदेशक थे और ना ही सीबीसी एक्ट के तहत सीबीआई का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब चौथा ऑप्शन कहता है कि स्वतंत्र भारत में सीबीआई का गठन का सिफारिश सनातन समिति ने किया था। तो ये आंसर आपका सही है। तो अगर मैं असत्य ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन हमारा गलत, क्योंकि सीबीआई की स्थापना साथियों 1935 में नहीं 1941 में की गई थी। अभी मैं बताता हूं कि इसके पीछे क्या इतिहास रहा है। और सीबीआई के प्रथम जो निदेशक थे वो बीपी कोहली साहब थे, सुकुमार सेन नहीं थे। सीबीसी एक्ट 2003 के तहत सीबीआई का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 5 वर्ष नहीं होता है। और सीबीआई का गठन सनातन समिति के सिफारिश पे किया गया था, ये बात सही है। अब बात करते हैं सीबीआई की थोड़ा शॉर्ट में। दरअसल सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय खुफिया एजेंसी जिसको आप जानते हो, इसकी स्थापना ब्रिटिश भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1941 में स्पेशल पुलिस के रूप में हुई थी और जिसके लिए एक प्रावधान आया था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश्ड एक्ट। और ये एक्ट कब पारित किया गया था, 1946 में। और इसी एक्ट के तहत सीबीआई को शक्तियां प्राप्त हैं। तो सीबीआई का गठन ब्रिटिश भारत में 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय उत्पन्न भ्रष्टाचार से निपटने के लिए किया गया था, जिसमें स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश्ड एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1946 में। और इसी एक्ट के तहत सीबीआई को पावर दी गई थी। बाद में हम ये पाते हैं साथियों, जब स्वतंत्र भारत होता है तो सनातन, जैसा मैंने बात की, सनातन साहब की समिति बनी और इस समिति के सिफारिश के आधार पे पहली बार 1962 से लेकर 1964 तक के लिए सीबीआई गठित की गई। यानी 1962 से 1964 में सनातन समिति के आधार पर सीबीआई का गठन हुआ। और बाद में हम पाते हैं एक एक्ट लाया जाता है जिसको कहते हैं सीबीसी एक्ट, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और इसमें संशोधन किया जाता है 2003 में और उसके तहत इनका कार्यकाल किया जाता है 2 वर्ष। तो साथियों ये था सीबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हाँ साथियों, बात हुई है शराब आवंटन घोटाले को लेके हुई है, तो थोड़ा शराब से संबंधित चर्चा कर लेते हैं। शराब 5 राज्यों में पूर्णतः बैन है साथियों, या आंशिक रूप से बैन है। सबसे पहले शराब को बैन करने वाला जो राज्य था भारत का वो था गुजरात। गुजरात ने 1 मई 1960 को अपने राज्य में शराब को बैन कर दिया था। आप सभी को पता है कि गुजरात राज्य की स्थापना ही
1 मई 1960 को हुई थी बॉम्बे राज्य से अलग होके, और जिस दिन गुजरात राज्य बना था उसी दिन उसने शराब पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तब से आज तक गुजरात में शराब बैन है। उसके बाद हम पाते हैं कि सुर्खियों में रहा बिहार की नीतीश सरकार जी के द्वारा भी बिहार को में शराब को बैन किया गया। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार और गुजरात में शराब बैन है, लेकिन बिहार और गुजरात के अलावा साथियों आपको लक्षद्वीप में भी शराब बैन मिलेगा, यहाँ पे भी शराब बैन है। इसके अलावा नागालैंड में भी शराब बैन है, मिजोरम में भी शराब बैन है, और बिहार में बैन है, गुजरात में बैन, आप सभी जानते हैं। तो टोटल 5 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे शराब को बैन किया गया है। और शराब बैन की बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में शराब के प्रतिबंधों को लेके हमारे DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व में चर्चा की गई है। महात्मा गांधी जी ने शराब को बैन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया ब्रिटिश भारत के आंदोलन में। अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसको आप ARC के नाम से जानते हैं साथियों, यानी एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन, ARC के नाम से मुख्यतः लोग जानते हैं। तो ARC यानी प्रशासनिक सुधार आयोग के संबंध में आपको सही कथन बताना है, यह भी सुर्खियों में है साथियों। सबसे पहले पहला ऑप्शन है कि पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1950 में हुआ था। तो साथियों ये आपका ऑप्शन गलत है। पहला प्रशासनिक सुधार आयोग जो गठित हुआ था वो 1950 में नहीं गठित हुआ था, ये गठित हुआ था साथियों 1960 में। दूसरा कहता है ऑप्शन कि वीरप्पा मुरली पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। वीरप्पा मोइली पहले प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। वीरप्पा मोइली साहब दूसरे प्रशासनिक आयोग सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जनता पार्टी से आप सभी को पता होगा। देश में अब तक 4 प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका है। जी नहीं, देश में अब तक मात्र 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका है। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ था। यह ऑप्शन आपका सही है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1950 में ना होकर 1960 में हुआ था। वीरप्पा मोइली पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष ना होके दूसरे प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष थे। पहले के थे मोरारजी देसाई जी। और देश में अब तक 4 नहीं केवल 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है। और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को किया गया था। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा समूह 4 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने वाले दक्षिण एशिया के 4 देशों का समूह है। जी नहीं, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए 4 देशों का एक समूह है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी। परमाणु निष्क्रियण के लिए 4 देशों का समूह नहीं है। अंतरिक्ष स्पेस में स्टेशन स्थापित करने वाले देशों का भी समूह नहीं है। दरअसल समूह 4 या ग्रुप 4 संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्यता के लिए देशों का एक समूह है। और ये सुर्खियों में क्यों है? ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस समूह से संबंधित व्यक्ति ने भारत का दौरा किया है। जी हाँ, जर्मनी के जो चांसलर हैं उन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया। जर्मनी उन देशों में शामिल है जो आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए दावा करता है। इनमें 4 देशों का एक समूह है जिसको हम ग्रुप 4 या समूह 4 के नाम से जानते हैं। इसमें ब्राजील जो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जर्मनी जो यूरोप महाद्वीप का एक देश है, भारत जो एशिया महाद्वीप का एक देश है, और इसके अलावा साथियों जापान, ये भी एशिया महाद्वीप का एक देश है। आप सभी जानते हो। तो एशिया महाद्वीप से 2 देश, एक तो भारत एक जापान, ये 2 संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी अस्थायी सदस्यता के लिए मांग कर रहे हैं। जबकि यूरोप से जर्मनी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से ब्राजील, तो इन 4 देश मिलके एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए बातें उठाते हैं। और इसी के तहत जर्मनी के चांसलर भारत आए थे और इसलिए ये सुर्खियों में था। आप सभी लोग जानते होंगे प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत
संघ जो पहले हुआ करता था, बाद में अब रूस और चीन, इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस। अब ये 5 ही देश संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सदस्य क्यों है साथियों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, तो मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, आप सभी को पता है, जिसमें यूएसए भी शामिल था, जिसमें फ्रांस था, जिसमें रूस था और जिसमें ब्रिटेन था और चाइना भी उसमें शामिल था। अब ये मित्र राष्ट्र जब द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी हुए, तो इन सबके द्वारा एक दुनिया में अस्थायी स्थापित करने के लिए एक समूह का गठन किया गया, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज इन्हीं देशों के द्वारा अशांति फैलाई जा रही पूरी दुनिया में। अमेरिका की नीति आपको पता है कि जिस तरह वो दुनिया में एक तरीके से ब्रिटिश काल की जो हमारी नीति थी, एक पक्ष को सपोर्ट करो और दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाओ, ऐसा करके अमेरिका ही अशांति फैला के रखा है एक तरीके से। तो यूएन में सुधार होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में नए देशों को, भारत जैसे देशों को आना चाहिए। भारत को क्यों मिलना चाहिए यूनाइटेड नेशन में सदस्यता, ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला देश है, चौथा सबसे ज़्यादा आर्मी माने मिलिट्री पावर वाला देश है और स्पेस स्टेशन में भी अच्छी भूमिका निभाने वाला देश है। पूरी दुनिया में एक अच्छी छवि के लिए भारत जाना जाता है, एक गुट निरपेक्ष देश है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, 3 ट्रिलियन के आसपास हमारी अर्थव्यवस्था है। इसलिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी बातें रखते हैं। फिलहाल भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील ग्रुप 4 के 4 देश, भारत में 4 देश यूनाइटेड नेशन में अस्थायी सदस्यता के लिए अभी भी अड़े हुए हैं। अगला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा प्रोजेक्ट 75 क्या है? ये भी इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि अभी जर्मनी के चांसलर भारत आए थे। पहला ऑप्शन है कि भारत के 75 उपग्रहों से संबंधित है प्रोजेक्ट 75। जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है। रूस इसमें सहायक देश है, ये भी गलत ऑप्शन है। 25 मिसाइलों से संबंधित है, ये भी गलत ऑप्शन है। 6 परमाणु पनडुब्बियों से संबंधित है, ये सही है। अब दरअसल प्रोजेक्ट 75 है क्या? प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत साथियों हम 2030 तक पनडुब्बी निर्माण का कार्य करेंगे। इसके अंतर्गत जिसमें कैलवरी समूह की 6 पनडुब्बियां भी शामिल है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी, 6 परमाणु पनडुब्बियों से। वर्तमान में हमारे पास जो परमाणु पनडुब्बी सुर्खियों में रही वो आईएनएस अरिहंत का नाम आपने सुना होगा। आईएनएस अरिहंत भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है, आप सभी को पता होगा। ये सुर्खियों में भी हाल ही में था और इसके लिए साथियों हमने फ्रांस के साथ समझौता किया है। फ्रांसीसी कंपनी है DCNS, उसके साथ भारत सरकार ने समझौता कर रखा है, रूस के साथ नहीं। और 1999 में इसको औपचारिक दिया गया, यानी औपचारिक किया गया, जिसके तहत 2030 तक 75 पनडुब्बी निर्मित करने का, निर्माण का एक जिम्मा उठाया गया, आप सभी को पता है। और फाइनली 2007 में इसको पूरी तरीके से स्वीकृति मिल गई थी और इसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट 75 सुर्खियों में था। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि प्रोजेक्ट 75 पनडुब्बी निर्माण से संबंधित है, दैट्स इट। और इसका निर्माण कौन कर रहा है, अगर ये सवाल पूछा जाए तो मझगांव जो डॉक लिमिटेड है उसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या ए और बी दोनों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा हाल ही में निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को जारी किया गया, इसलिए सुर्खियों में था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के बारे में आप लोग जानते होंगे। 1992 में इसका गठन हुआ था निफ्टी अधिनियम के तहत। स्टॉक एक्सचेंज जिसका कारोबार एक तरीके से व्यापार करना है, ई मार्केट के रूप में आप सभी लोग जानते होंगे। भारत में सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज था वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था साथियों, जबकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। NSE की स्थापना 1999 में हुई थी और सेबी इन सब के ऊपर अपना रेगुलेशन रखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
अगला सवाल है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इस सुर्खियों में इसलिए है साथियों क्योंकि हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस जो हमारा है उसके ऊपर कंटिन्यू 4-5 दिनों से पथराव हो रहा है। कुछ अराजक तत्व देश की सबसे सुप्रीम ट्रेन जो है हमारी, सबसे सुपर एक तरीके से फैसिलिटी देने वाली जो ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, जिसको हम ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, उस पर पथराव किया गया। तो आपको बताना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका निर्माण रायबरेली कारखाना के द्वारा किया गया है, जी नहीं, इसका निर्माण रायबरेली कारखाना के द्वारा नहीं किया गया है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण साथियों इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा किया गया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो हमारा है चेन्नई में, उसके द्वारा किया गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि 18 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर तय करने के कारण इसका नाम ट्रेन 18 पड़ा, जी नहीं, 18 महीनों में ये ट्रेन बनके तैयार हो गई थी, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 भी पड़ा था। ऑप्शन सी कहता है कि इसका पहली बार परीक्षण 2022 में किया गया, जी नहीं, इसका पहली बार परीक्षण किया गया था 28 नवंबर 2018 को। 28 नवंबर 2018 को पहली बार परीक्षण किया गया था और दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। यह ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन ए गलत है आपका, क्योंकि इसका निर्माण रायबरेली रेल कारखाने के द्वारा नहीं, जबकि इंटरनल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये 18 महीने में बनकर तैयार हुई थी, इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 पड़ा। और 2022 में नहीं, 28 नवंबर 2018 को पहली बार परीक्षण किया गया था और दिल्ली से कटरा तक एक्सप्रेस चलाया जा रहा है। और साथियों इस ट्रेन ने अपने परीक्षण के दौरान ही 180 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय किया था प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी प्रति घंटे में 180 किलोमीटर की रफ्तार को तय करके इसने लगभग दुनिया के सभी ट्रेनों का रिकॉर्ड तोड़ा था। और इसलिए वंदे भारत ट्रेन हमेशा सुर्खियों में रहती है। कभी समय मिलेगा तो पूरे डिटेल के साथ आपको वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताएंगे साथियों। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की। आज का आखिरी सवाल है साथियों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। होमी जहांगीर भाभा की स्मृति में, ये साथियों स्मृति कर लीजिए, स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह ऑप्शन क्या सही है, जी नहीं, यह ऑप्शन गलत है। होमी जहांगीर भाभा जी के स्मृति में नहीं, जबकि ये मनाया जाता है चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के स्मृति में। चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के द्वारा कुछ उल्लेखनीय कार्य इस दिन को किया गया था, इसलिए उनके द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया गया था साथियों भी बताते हैं हम। इसकी शुरुआत 1976 से हुई थी, जी नहीं, ये भी गलत है। इसकी शुरुआत 1976 से नहीं साथियों, 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का भारत के द्वारा निर्णय किया गया था। और होमी जहांगीर भाभा ने रमन प्रभाव की खोज की, ये भी गलत है। रमन प्रभाव की खोज चंद्रशेखर वेंकट रमन साहब ने की थी और इसीलिए इनकी स्मृति में हम हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में साथियों। नेशनल जो साइंस डे है हमारा, सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो 1986 यानी 1986 में इसको मनाने का निर्णय लिया गया। क्यों लिया गया साथियों? क्योंकि जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर रमन साहब, यानी चंद्रशेखर रमन, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, वेंकट रमन साहब, इनके द्वारा क्या हुआ था कि 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज की गई थी। इसीलिए इनको सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1930 में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 1986 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत की गई, क्योंकि 28 फरवरी 1928 को चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई, जिन्हें बाद में 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वो भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे भारतीय थे, क्योंकि सबसे पहले 1913 में आप सभी को पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को शांति के क्षेत्र में दिया गया था उनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। बाद में चंद्रशेखर रमन साहब को दिया गया 1930 में रमन प्रभाव के लिए। बातियों, अगर नोबेल प्राइज की हो गई, भारतीयों की थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते चलते चलते, आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले 1913 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। उसके बाद हमने कहा कि 1930 में दूसरे भारतीय चंद्रशेखर रमन साहब थे, जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था।
फिजिक्स के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, जो प्रकाश के गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसके बाद हम पाते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को भी डीएनए रहस्य समझाने के लिए 1968 में 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 1979 में देश की प्रथम महिला मदर टेरेसा जी को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि निर्मल हृदय नामक संस्था में उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया था। उसके बाद हम पाते हैं साथियों एक और वैज्ञानिक जिनको हम एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी के नाम से जानते हैं। इनको भी 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। उसके बाद अमर्त्य सेन, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में दिया गया था। 2019 में अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया था। तो ये वो लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों ये थे आज के टॉप 10 सवाल। सेशन कैसा है लगा जरूर बताइए, अपना फीडबैक देना ना भूलें। सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, साथ ही उसका कारण बताइए। और हमारे साथ अब तक आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों, दोस्तों, भाइयों, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।